नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन और दुश्मन से कब दोस्ती करनी पड़ जाए कुछ पता नहीं चलता। और पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरे धूमधाम से विपक्ष के कई दल एक मंच पर उतरे, एक दूसरे के हाथ थामकर मोदी को मात देने की कस्में वादे उन्होंने खाए। हालांकि विपक्ष का यह सुंदर सपना सिर्फ सपना ही रह गया और इसके बाद विपक्ष पर हार का पहाड़ टूट पड़ा। क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, हर जगह विपक्ष को एक तरफा हार मिली और वो भी करारी। और इसका नतीजा यह हुआ कि विपक्षी नेता आपस में ही सिर्फ फटौवल पर उतर गए हैं, एक दूसरे को कोसने की सारी सीमाएं लांघ दी है। लेकिन आज सवाल यह भी है कि विपक्ष की पार्टियों के लिए सत्ता का सुख बड़ा है या फिर उनकी विचारधारा का, क्योंकि विचारधारा का ढोल तो खूब पीटते हैं ये लोग, लेकिन असल में क्या होता है आज मैं आपको इसका माइक्रो एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। और इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस, कहीं हार और कहीं रार। देश का नक्शा उठाकर देख लीजिए, करीब आधा दर्जन राज्यों में विपक्षी खेमा आपस में ही टकरा रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया तो उद्धव गुट वाली शिवसेना बिदक गई। और शायद सम्मान गद्दारी का मिला होगा। अवार्ड का नाम वही था क्या? प्रोमिनेंट गद्दार कौन? पवार साहेब आहेत ते, त्यांच्या गुगलीविषयी अपप्रचार आहे। कोण कोणाला गुगली टाकते आणि कोण स्वतःच हिट विकेट होत आहेत हे पुन्हा एकदा समजून घ्यावं लागेल। त्यांच्या कार्यक्रमाला शरद पवारांनी नाही जायला पाहिजे। तर त्यांना अशा प्रकारचे सन्मान आपल्या हातून देणं हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेला आणि स्वाभिमानाला धक्का लावणार आहे। सूत्रों का कहना है कि नाराजगी टॉप लेवल तक है, यानी उद्धव ठाकरे भी नाराज हैं। अब जरा दिल्ली चलिए, जहां कांग्रेस का शून्य वाला रिकॉर्ड कायम रहा, लेकिन केजरीवाल की सत्ता उखड़ गई और इसके बाद दोनों दलों में तू तू मैं वाली सीरीज लगातार जारी है। कांग्रेस की वजह से तकरीबन हमें 20-22 सीटों का नुकसान रहा। देखिए, साथ में लड़ते तो भी नहीं जीतते, लेकिन अगर हम साथ लड़ते तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बहुमतों से अपने अपने इलाकों में जीते। हरियाणा का हाल भी देख लीजिए, जहां 4 महीने पहले हुए चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस औंधे मुंह गिरी और अपनी हार का विलेन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बना दिया। ये इंडिया गठबंधन से लोगों का विश्वास उठना है। इस चुनाव में कांग्रेस की जो भूमिका थी वो सबसे ज्यादा संदिग्ध है। कांग्रेस ही जो है भाजपा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के पड़ोस वाले पंजाब की स्थिति भी देख लीजिए। 2022 में आपने यहां कांग्रेस से सत्ता छीनी। दिल्ली के नतीजों के बाद पंजाब में भी कांग्रेस और आप के बीच आर पार की जंग शुरू हो चुकी है। मेजॉरिटी जो उस टाइम गई वो कांग्रेस के इन टच वाले हैं, तो वो हमारे साथ सभी इन टच में हैं। अब पंजाब में इनकी सरकार जाएगी और वहाँ मिड टर्म पोल होगा। और बंगाल का हाल तो ऐसा है कि ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा तो बुलंद किया है, साथ ही कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए ये भी कहा है कि बंगाल में कांग्रेस का कुछ नहीं है। तो सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में विपक्षी खेमे का बवाल और तेज होने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कहीं हार कहीं रार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, लेकिन आज बात करेंगे आइडियोलॉजी की तिलांजलि देने वाले विपक्ष का विश्लेषण। उद्धव गुट, इनकी कहानी जरा आज आप सुनिए। कट्टर हिंदुत्व का एजेंडा छोड़कर सेकुलर सियासत की ताल ठोकी, पार्टी के 2 टुकड़े हुए, नाम निशान दोनों गए, जनता ने महाराष्ट्र से साफ कर दिया। बुरी हार हुई उद्धव ठाकरे की और इसके अलावा पार्टी टूटी, चुनाव चिन्ह छूटा। अब मैं बढ़ता हूं आगे। शरद गुट,
शिवसेना के कट्टर हिंदुत्व का लगातार विरोध किया, लेकिन सत्ता की मलाई के लिए उसी के साथ गठबंधन किया। इनकी भी पार्टी टूटी, चुनाव चिन्ह गया और जनता ने महाराष्ट्र में हाशिए पे पहुंचा दिया। बुढ़ापे में शरद राव पवार को बहुत बड़ा पॉलिटिकल झटका लगा। आम आदमी पार्टी, आइए बात कर लेते हैं, जिन जिन को पहले भ्रष्टाचारी बताया उन सबके साथ गठबंधन किया। इसके अलावा गाड़ी, शीश महल यानी बंगला, सुरक्षा, वो भी दो राज्यों की लेने वालों को कोसा, लेकिन खुद सारी सुविधाएं ली। इनके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के पास भी बड़ी सिक्योरिटी है, जिस पर आजकल सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस दिल्ली में पार्टी का उदय हुआ, वहां जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया और अब पार्टी को बचाने के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि सब छिन जाएगा। कांग्रेस विचारधारा को लात मारी गई और कट्टर हिंदुत्व वाली शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ गए। पंजाब में आपके खिलाफ लड़े और लोकसभा में साथ लड़े। जनता ने दोनों जगह साफ कर दिया और आज संदीप दीक्षित इस बात को मान भी रहे हैं। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष ने विचारधारा की तिलांजलि दी तो क्या जनता ने इन्हें हाशिए पर पहुंचा दिया है और लगातार गिरावट हो रही है। मेरे साथ मनोज तिवारी हैं, लोकप्रिय सांसद हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ राजेश गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक है। इस बार के चुनाव में अपना चुनाव हार गए भारतीय जनता पार्टी के सामने, क्योंकि बुरी हार हुई आम आदमी पार्टी की। मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, शिवसेना उबाटा के। मेरे साथ दुष्यंत नागर जी हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। लेकिन मनोज तिवारी, शुरुआत आपसे करते हैं। विचारधारा कितनी महत्वपूर्ण है राजनीति के अंदर, लेकिन विचारधारा की तिलांजलि दी गई महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक। क्या आपको लगता है उसी का रिजल्ट है ये? क्योंकि केजरीवाल कहते थे वो बड़ा बंगला नहीं लेंगे, निश्चित रूप से अमीश भाई साहब गाड़ी नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ी में घूमते थे। नहीं अमीश भाई साहब, अमीश देवगन भाई, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। देखिए, आइडियोलॉजी एक ऐसा विषय है ना जिसको जनता स्वीकार कर लेती है। जनता अपनी अपनी आइडियोलॉजी में रहती है और जब कोई व्यक्ति उसका नेतृत्व करता है तो उस पार्टी के साथ, उस व्यक्ति के साथ वो जुड़ती है। और जब अपनी चालाकी में या अपनी सत्ता लोलुपता में कोई पार्टी या व्यक्ति जब उससे तिलांजलि देता है ना, तो जो दुख जनता को होता है, जन को होता है, वहाँ से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास उठने लगता है। तो पहला तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति से, उस पार्टी से ही होगा। तो मेरा इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय के साथ जिसने भी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता किया सत्ता के लिए, तो उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि भविष्य में भी लोगों को इसके लिए सावधान रहना चाहिए। जी, मैं राजेश गुप्ता का रुख करता हूं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है। राजेश गुप्ता, आपने भी अपनी विचारधारा को तिलांजलि दी, शीश महल बनवाया, भ्रष्टाचार हुआ, इसी का रिजल्ट आया, लेकिन आप ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित ने बोला कि अगर हम अलायंस कर लेते तो बीजेपी की और बड़ी मेजॉरिटी आ जाती, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जनता पसंद नहीं कर रही थी, वो केजरीवाल को हराना चाहते थे। अमीश भाई, देखिए, राजनीति में जीत हार होती है बिल्कुल, लेकिन देखिए जो जीत जाता है ना, वो कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि सक्सेस हैव मैनी फादर्स। जो जीत जाता है उसके कई बाप हो जाते थे। मैंने अंग्रेजी में पहले बताया, हिंदी में थोड़ी अजीब सा लग रहा है उसका अंतर। और जो हार जाता है वो अनाथ हो जाता है। तो अब हार गए तो बातें होती रहेगी। 27 साल से दिल्ली में भाजपा हार रही थी, आइडियोलॉजी तो सेम थी सर, लेकिन हारती रही। अब ठीक है, हम 10 साल सत्ता में थे और मैं कहता हूँ बीजेपी का प्रोपेगेंडा काम कर गया कि शीश महल नाम रख दिया, 6 फ्लैगस्टाफ रोड, सीएम का घर, उसका नाम रख दिया शीश महल। बार बार टीवी पे शोर मचता रहा, सोशल मीडिया पे भी उन्होंने अपना शोर मचाया, लोगों ने मान लिया। भाई 10 साल हो गए थे, हमारे कामों को रोका गया। अब लोग तो नहीं समझते ना, लोग तो कहते हैं भाई अगर यमुना के अंदर अगर पानी नहीं आ रहा या अमोनिया आ रहा है तो लोगों ने कहा कि जिम्मेवारी दिल्ली के मुख्यमंत्री की है। लोगों ने माना, हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। जनता ने जो कहा उसे मैं स्वीकार करता हूं, मेरी पार्टी स्वीकार करती है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब हार गए हैं तो सारी बातें होगी, लेकिन जब जीत रहे थे, हम लगातार 3 बार दिल्ली में जीते, हम पंजाब में जीते, अब कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी हमारे दर पर आके दोबारा क्यों रो रही है कि आपकी वजह से हम हार गए, कांग्रेस ने हमें हरा दिया।
संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अगर अलायंस हो जाता हमारा कांग्रेस के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, तो बीजेपी की बड़ी मेजोरिटी आती, क्योंकि लोग केजरीवाल को हराना चाह रहे थे। मुझे ये लगता है कि अब क्यों रो रही है? मुझे लगता है हमारे दर पर मुझे लगता है कि संदीप दीक्षित जी, सुनिए, संदीप दीक्षित जी को कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा, आप बेवजह उनका नाम 4 बार यहां ले चुके हो। आप समझिए कि क्या गिनती थी, क्या करने गए थे, 4000 वोटों ने टोटल मिले। मैं घमंड की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता मेरे भाई, लेकिन हम तो चलो और राज्यों में उनके सामने कौन खड़ा है जो नागर कुछ कहना चाह रहे हैं, दुष्यंत नागर कुछ कहना चाह रहे हैं। दुष्यंत नागर जी, मुझे गंभीर आपत्ति लगातार कांग्रेस हार रही है। आप कृपया संदीप दीक्षित जी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। लगातार कांग्रेस खुद हार रही है। वो एक प्रतिष्ठित नेता है। देखिए, हारे तो आप भी बहुत जगह पे हैं। कर्नाटक में आपकी 0 आई, उत्तरांचल में आपकी 0 आई, हर कई, अभी पीछे चुनाव हुआ, आप वहां चुनाव लड़े हरियाणा में, आपकी 0 आई। 0-0 तो आपका बहुत लंबा स्कोर है भाई साहब, ऐसा घमंड की बात मत करिए। भाई दुश्मन सोच लो कौन है आपका पहले। दुष्यंत भाई मैं पहले क्लियर कर लो, हमसे लड़ाई लड़नी है, सांसद का बीजेपी से करनी सम्मान है। करना चाहिए। आप भी पूर्व विधायक हैं, हम आपका मैं तो सम्मान सबका कर रहे करता हैं। हूं। अरे मेरे आपको भाई, हम मंच मिलाया, आप दुष्यंत अपनी भाई, बात मैं कह रहे सबका हैं। सम्मान इसी करता तरह हूं। सम्मानित संदीप दीक्षित जी भी, और वो कांग्रेस के, दुष्यंत लेकिन भाई, आप मैं लोगों ने सबका हरा दिया सम्मान इनको। करता हूं। देखिए, वक्त शीश महल हराता तो है आप भी जी। कहते थे। वक्त अरे भाई, हराता किसने है, किसको हरा दिया? कर्म हराते हमने हैं हमारे। और गुप्ता जी के अमीश भाई चाहने से सुनिए। क्या होता है, महान जनता मालिक है। ओके, राजेश गुप्ता, कर्म हराते हैं, जनता हराती है। मेरा टाइम रह रहा था। बिल्कुल आप अपनी बात मेरा को टाइम रखिए। रहता अमीश भाई। बिल्कुल 30 सेकंड आपके, बोलिए सर। मेरा ये कहना है, देखिए, हाँ, मेरा ये कहना है कि समय समय की बात होती है। 27 साल बीजेपी हारती रही। चलिए, दुष्यंत भाई ने मेरे को एक बात कही, मैं दुष्यंत भाई को एक बात कह लेता हूं, लेकिन सच्चाई है कि 3 बार कांग्रेस से हार गए, 3 बार हमसे हार गए। अब आज आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, जीत गए तो पिछली बार आइडियोलॉजी नहीं थी, लगातार 27 साल आइडियोलॉजी नहीं थी। अरे देखिए, समय आता रहता है, जनता सबको एक मौका दे देती है। उन्होंने कहा 27 साल से बार बार कह रहे एक मौका दे दो, एक बार देख लिया। अब 27 दिन तो रुक जाओ। अभी से पावर कट लगने शुरू हो गए हैं, अभी से लोग परेशान होने शुरू हो गए, अभी से लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कब बनेगा पता ही नहीं, प्रधानमंत्री जी बाहर है, मुख्यमंत्री का नाम नहीं आ रहा। तो आने दीजिए, अभी इतनी जल्दी किस बात की है? लोग जानते हैं बीजेपी किस तरीके से। ओके, मनोज तिवारी, ओके, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड, लेट बीजेपी एमपी रिस्पॉन्ड। लेकिन बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की, विधानसभा में पेश करेगी भारतीय जनता पार्टी सीएजी रिपोर्ट। बीजेपी ने यह अनाउंस किया था कि हम सीएजी की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करेंगे, जिसको आम आदमी पार्टी ने रोका था। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, शराब घोटाले को लेकर और शीश महल को लेकर, वो बड़ा घर जिसके को लेकर कांग्रेस भी लगातार बोलती रही, बीजेपी भी बोलती रही। मनोज तिवारी, अभी से लोगों का बुरा हाल है, राजेश गुप्ता कह रहे हैं, और सीएजी की रिपोर्ट बीजेपी सरकार बनते ही पेश होगी। आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। देखिए, हमने पहले कहा था, और सीएजी रिपोर्ट जब हम विधानसभा के पहले सत्र में प्रस्तुत करेंगे, तो आप ये विश्वास रखिए कि बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य आने वाले हैं। अब अभी जैसे ही आइडियोलॉजी की बात हुई, राजेश जी पता नहीं आइडियोलॉजी से और जीत हार से कैसे जोड़ दिए। यही तो प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी का। और मैं आज आपको बताऊं, यही प्रॉब्लम आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी इस देश में राजनीतिक पार्टी के नाम पे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार की लोग एग्जाम्पल देंगे। हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आप जीत हार की बात कर रहे हैं। राजेश जी, हार जीत हो सकती है, लेकिन आइडियोलॉजी से समझौता कैसे हो सकता है कि हम 4 कमरे के घर में रहेंगे, लेकिन जब बनेंगे तो हमें शीश महल चाहिए। ये चरित्र दिखाता है अरविंद केजरीवाल का। हम कहेंगे हम गाड़ी बंगला सिक्योरिटी कुछ नहीं लेंगे। अरे किसने कहा था कि ये बातें कहो? ये आइडियोलॉजी होती है, जब पार्टी अपने लिए मानक तय करती है। अगर अपने मानक से ही हट जाए, अरे 100 हार कुर्बान हो जाए आइडियोलॉजी पे, हम जिस आइडियोलॉजी पे चलेंगे उस आइडियोलॉजी के साथ चलें, क्योंकि आपके फॉलोअर उसके साथ हैं। ओके राजेश, ये हार जीत से पहले तो आइडियोलॉजी को मत जोड़िए जी। दूसरी बात, राजेश जी की बात का, हम एकदम, ये सीएजी रिपोर्ट आएगी, भ्रष्टाचार पे जो भ्रष्टाचार किया है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, वो पता चलेगा। साथ ही अब हमारा काम शुरू हो गया है, हमने एमसीडी के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया है, उनसे पूछना शुरू कर दिया है रोड मैप क्या है, हम कैसे गलियों को ठीक करें, यमुना जी को कैसे ठीक करें, हम कैसे दिल्ली के घरों में पानी दें। हमारा रोड मैप शुरू हो गया है।
जी, इसलिए आइडियोलॉजी और हार जीत को अलग अलग रखना जी चाहिए। जी राजेश गुप्ता, आपने अपनी आइडियोलॉजी को तिलांजलि दी, इसी बात पर तो सारा विषय रहा कि आपने भ्रष्टाचार भी किया, आपने शीश महल भी बनवाया, बड़ी गाड़ी में घूमे, सिक्योरिटी डबल सिक्योरिटी लेके घूमे, ये सब आरोप बार बार लगते रहे और इसीलिए आपका पॉलिटिकल नुकसान हुआ। आपने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया लोकसभा के अंदर, जिसको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, जिस लालू यादव को आप भ्रष्टाचारी कहते थे, उसके साथ आप मिल गए, हाथ मिलाए ना उनके साथ आपने। तो आइडियोलॉजी के साथ तो बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया आम आदमी पार्टी इतनी अरे मेरे यार बड़े बेरहम हो रहे हो यार, सच में। हम सत्ता में थे तब भी हमसे सवाल कर रहे थे, हम हार गए अभी मनोज भाई की सरकार बन गई है तब भी अब सवाल हमसे ही कर रहे हो। अरे भाई हमसे ही सवाल करते रहोगे, इनसे पूछोगे 2500 रुपए कब देंगे, सिलेंडर सस्ता कब दोगे, इतने बेरहम क्यों हो रहे हो आप हमारे साथ में? एक तो हार गए, अब ये तो नहीं कह रहे भाई साहब आप हार गए हमें दुख है, उल्टा हमारे ऊपर ही अभी भी मैं तो पूछ रहा हूं कि आइडियोलॉजिकल सवाल बीजेपी सत्ता में उनसे होना चाहिए। आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज किया ना आपने, मेरा प्रश्न ये है। मैंने जो एक बात करी, जब मैंने बात जीत हार से क्यों जोड़ा, आइडियोलॉजिकली कॉम्प्रोमाइज किया ना, हार जीत होती रहती है, हर अटल बिहारी वाजपेयी भी इस देश के अंदर, मैंने अपनी सारी बातों को रखा इस देश के अंदर, मैं आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज की बात कर रहा हूं। अमीश भाई हारने के बाद आप कह सकते हो कॉम्प्रोमाइज। भाई देखिए बात समझिए, वो एक सरकारी आवास है जो मैंने बात रखी, वो कोई प्राइवेट घर तो है नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए कोई प्रॉपर्टी तो हरियाणा उत्तर प्रदेश में जाके बना ली थी। गाड़ी की बात करी, सरकारी गाड़ी, अरे भाई वो जब तक मुख्यमंत्री रहेंगे वो गाड़ी उनके पास रहेगी, नहीं रहेंगे तो नहीं रहेगी। आज सरकार नहीं है, वो गाड़ी अपने आप जमा हो गई। अब बीजेपी की सरकार उस गाड़ी का जो मर्जी करे, चाहे उसमें घूमे चाहे ना घूमे, कोई भी चीज पर्सनल तो नहीं ली ना। सिक्योरिटी थी तो मुख्यमंत्री की थी, अगर आज नहीं मिलेगी तो कहां से ले लेगी, दिल्ली की सरकार नहीं देगी तो नहीं देगी। तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ भी था वो मुख्यमंत्री के साथ जुड़ी हुई चीजें थी, आज मुख्यमंत्री नहीं है तो नहीं हुआ। पर्सनल कोई चीज अपने लिए बनाई क्या, ये बात बताइए। अभी अपने आप को यह कहना कि मैं ईमानदार हूं, यही देश में सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है। मतलब मुझे लगता है ये बड़ी अजीब बात है। मनोज तिवारी, अगली बार हम कह देंगे हम भी रेंज रोवर लेंगे तो ठीक है। बड़ी खबर आ रही है गोपाल राय के बारे में, मैं आऊंगा उस खबर के ऊपर, लेकिन मनोज तिवारी नहीं, हमारा अमीश जी, मैं राजेश जी अभी ठीक लाइन पे आए हैं। देखो हार जीत होती रहती है, ये कोई बहुत, इससे आप निराश मत होइए। और आप क्यों होंगे, आप तो आम आदमी पार्टी के मुखिया के चरित्र से बहुत अलग हो आप। दूसरी बात देखो राजेश भाई, हम तो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम हार जीत की तभी बात ही नहीं शुरू हुई। इसलिए जब आइडियोलॉजी की बात होगी तो होगा ना कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रहेंगे। हम भी उस जो रामलीला मैदान में हुआ था वहाँ हम भी शामिल थे। आज अन्ना हजारे साहब को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट देना पड़े, उनको बताना पड़े कि शराब में लिप्त हो गया, तो आइडियोलॉजी को चोट लगती है। और मैं समझता हूँ राजनीति शास्त्र बहुत पवित्र है। जी जी, राजनीति को कुछ लोगों ने गंदा किया है, लेकिन राजनीति शास्त्र उस पवित्रता को पाए, इसके लिए राजेश भाई मेरा मानना है कि आइडियोलॉजी को सोच समझ के आगे लाना चाहिए। अगर आप नकली आइडियोलॉजी दिखाएंगे तो निश्चित रूप से धोखा खाएंगे। और ये दुर्भाग्य की बात है, हम ये नहीं कहते कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे नेता बड़ी अच्छी सोच के साथ आए, लेकिन उनके नेता ने क्या कुठाराघात किया उनकी सोच पे, आज ये पूरा दिल्ली देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। मैं 2 दिन महाकुंभ में होके आया हूँ। अमीश भाई, मैं महाकुंभ गया स्नान करने जी, फिर वृंदावन गया, मनोज हर मिलने वाले व्यक्ति ने मुझे रोक के कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री है गोपाल राय, वो नैनो गाड़ी में पहुंचे हैं, अपनी पुरानी नैनो कार में पहुंचे हैं, उनके पास वही गाड़ी है, ये कह रहे हैं। गोपाल राय नैनो कार से पहुंचे हैं पार्टी के कार्यालय, उसके दृश्य आ रहे हैं हमारे पास। ये नैनो कार आपको दिखाई दे रही है। दुष्यंत नागर गाड़ी छोड़ दी, दुष्यंत नागर को दिखाइए। ये इनका चरित्र है। आप जेन्युइन बात करिए, लोगों का भरोसा जीतिए। अभी नैनो पे आ गए हैं, पता चलेगा अरविंद जी ई रिक्शा पे आ गए हैं, मनीष सिसोदिया जी कल को ऑटो में आ गए हैं। ये सबको पता है कि भाई आपके लोग अच्छी कारें हैं। आप जेन्युइन अपना सही चरित्र प्रदर्शित करिए लोगों के सामने, सच्ची बात होगी उनके पास नैनो। तो पहले आप आते थे नीली वैगनार में, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, उसके बाद वो कहाँ चली गई दिखता नहीं, फिर नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियां आ गई। तो ऐसे ये चरित्र को प्रदर्शित करता है, चरित्र को प्रदर्शित करता है। ओके मनोज जी, मैं आपका भी रिएक्शन लूंगा। राजेश गुप्ता 30 सेकेंड।
देखिए मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि अगर गोपाल राय जी के पास में नैनो कार है या उन्हें नैनो कार अच्छी लगती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अरे हमने देश की या दिल्ली की जनता के लिए जो काम पहले किया, नहीं घूम रहे दिल्ली थे की ना, जनता आप उसे घूम रहे हैं देखेगी ना। हारने के बाद। अरे सर वो मंत्री थे, एक मिनट अमीश भाई, वो मंत्री थे उस वक्त। जब वो मंत्री थे तो उनके पास में सरकारी गाड़ी थी, आज वो मंत्री नहीं है, उनके पास सरकारी गाड़ी नहीं दुष्यंत है। नागर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं। एक मिनट, देखिए, मोदी जी सरकारी आज गाड़ी रेंज रोवर में यूज ना जाते हैं। करते, अमीश भाई, तब भी अमीश भाई, नैनो में ही अमीश चलते भाई, तो अच्छा अमीश भाई, रहता। अमीश भाई मेरी बात सुनिए, मेरा यह कहना है कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज रेंज रोवर में जाते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, उनको अच्छी से अच्छी गाड़ी में जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन भगवान ना करे वो अगर प्रधानमंत्री ना रहे, अपनी मर्जी से छोड़ दे, चाहे हार जाए, तो क्या उसके बाद में वो जिस मर्जी गाड़ी में जाए, उस रेंज रोवर में नहीं जाएंगे वो? ये सरकारी, आज हवाई जहाज भी सरकारी है उनके पास में। ये बातें मुझे लगता है बेनामी है। अगर किसी से भ्रष्टाचार करके गाड़ी बनाई हो, आप सवाल करें, चाहे नैनो क्या साइकिल भी अगर भ्रष्टाचार से ली गई हो तो आप सवाल कर सकते हैं। देखिए, लेकिन सरकार वो में- नैनो नहीं, में पॉइंट या ये है मर्सिडीज में घूमने कि को पॉइंट शादी ये है की कि कमाई पहले से क्या दिक्कत हो तो सकती है? पहले तो बड़ी गाड़ी में घूम रहे थे, अब नैनो में आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दुष्यंत नागर एक भविष्यवाणी कर रहे हैं, मनोज तिवारी। वो कह रहे हैं कि देखिए अभी केजरीवाल जी देखो हो सकता है ई रिक्शा पे आए और सिसोदिया जी जो है वो ऑटो पे आए। आपको क्या लगता है? नहीं, मैं तो देखते ही डर गया। मैं सोचा अरे फिर से एक नया अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश हो रही है क्या। देखिए, मैं तो हमारे लोकसभा क्षेत्र के वो विधायक हैं, मंत्री भी रहे, लेकिन अचानक से फिर से नैनो में वो पता नहीं, ये जो सोच है, इसको, ये जो लोगों को छलने वाली सोच है, अब जब ऐसा कोई करेगा आप ना, हैरान लोग क्यों हो अरविंद गए? केजरीवाल के छल को याद करेंगे। नहीं, आप हैरान क्यों हो गए? आप शॉक मैं हैरान ये हो गया कि मैं इसलिए शॉक्ड हो गया कि यही करके तो ये लोग शुरुआत किए थे, तो क्या फिर से कोई छल, कोई प्रपंच कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, अब अगर गोपाल राय की नीयत अच्छी भी हो तो जब कोई ऐसा करेगा तो उसको भ्रष्ट और प्रपंची केजरीवाल की याद आएगा। वो आपको याद है ना, बाबा खड़क सिंह का घोड़ा, तो जब वो जिस तरह से उसने घोड़ा छीना तो बाबा खड़क सिंह ने कहा था कि देख भाई, किसी को बताना मत कि तू अपाहिज बन के मेरा घोड़ा छीना, वरना लोगों का उस पर विश्वास चला जाएगा। गोपाल राय की नीयत अच्छी भी होगी ना तो इस समय लोग डर ही जाएंगे, अरे बाप रे बाप, फिर से शुरू कर दिया कोई छल प्रपंच। ओके ओके तो ओके, ये देखिए अरविंद कांग्रेस केजरीवाल ने और जो बीजेपी करके दे दिया है, उसका राजेश असर गुप्ता, होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों कह रही है नौटंकी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो तो दुष्यंत नागर तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि अभी ई रिक्शा, ऑटो की भी बारी आए। आप क्या रिक्शा, दूसरी वाली रिक्शा में आएंगे खुद? अमीश भाई, मैं रिक्शे, मेरी चिंता, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, आप चिंता ना करो। जिस स्टूडियो में मैं आपकी गाड़ी में आता था, आप मुझे ले जाते थे, या मैं अपनी गाड़ी में ले जाता हूं, मेरे पास गाड़ी है, मुझे कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं। जो गाड़ी मेरे पास में उसमें आऊंगा। हाँ, चुनाव में खर्चा होता है, आदमी परेशान होता है, सारी चीजें होती है, लेकिन अभी गाड़ी है। दूसरी बात मेरी ये कहना है, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास में कौन सी गाड़ी अगर मैंने ईमानदारी की कमाई से ली है तो किसी को दिक्कत अरे नहीं है। बिल्कुल, चाहे- कोई चाहे भी वो हो 2 भैया लाख की आपके हो, पास चाहे वो 2 गाड़ी, करोड़ की हो। लेकिन पॉइंट है नौटंकी का। कांग्रेस और बीजेपी कह रही है अरे तो कि बड़ी नौटंकी हो रही है। आपत्तिजनक बात कर दी राजेश जी ने। मेरी बात सुनो, एक तो मुझे बोलने नहीं देते आप। राजेश जी अरे ने नहीं, बड़ी ऐसा नहीं है, आपत्तिजनक बात थोड़ा कर दी। सिंपत्ति रख, हाँ, थोड़ा हाँ। सिंपत्ति रखो, बोलने दो। हम मेरा विपक्ष ये को कहना ज्यादा है, मौका भैया, देते हैं। मेरे से तो बीजेपी की शिकायत ही रहती है हाँ, कि तो तभी विपक्ष तो को कह मैं रहा ज्यादा हूं। मौका देता हूं। बोलिए आप राजेश जी। नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए अभी क्या है ना कि कांग्रेस और बीजेपी मिलके हमारे खिलाफ चुनाव लड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसमें भी आपको दो राय है, मिलके लड़ी है। अब हमारी बहुत सारी सीटें खराब हुई, हम चुनाव हार गए, हमने तो आपको मान लिया, लेकिन कैसे हराया गया, क्या अब इसमें भी कोई शक है कि दोनों ने मिलकर हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा। अब मनोज भाई हमारे और दुष्यंत भाई इकट्ठे थे और भाई हमको ही टारगेट कर रहे थे। दुष्यंत ठीक है, हम नागर, पावर आप में लोग थे, मिलकर हम चुनाव मानते हैं लड़े कि चलिए आप हैं। हमारे पे अटैक कीजिए। आप लोग बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? राजेश जी, अभी थोड़ा अब सा टारगेट समझ तो जाइए। ठीक था। आपकी ये टारगेट में बातें क्या ना लोगों difference को पसंद नहीं है। ऐसा ना हो इसके चक्कर में, ऐसी बातें बोलने के चक्कर में आपके हाथ से पंजाब और चला जाएगा। वो तो ले पूरे रहे हैं आप लोग। देश से तो आपकी पार्टी के वजूद को खतरा उत्पन्न हो ही रहा है। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। आप बताइए, रफाल पे आप बोले, अरविंद केजरीवाल जी ने क्लीन चिट दे दिया, बैंकों का इतना कर्जा माफी किया भारतीय जनता कहां दे दिया पार्टी भाई? ने, उद्योगपतियों का आप कभी नहीं बोलते। तो दुनिया जानती है, लेकिन देश आप भी जानता बड़ा है दिल दिखाइए ना दुष्यंत नागर, आप कि- लोग बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? एक मिनट, भारतीय अमीश भाई, जनता पार्टी से कौन लीडर है देश में जो मुकाबला कर रहा है? कौन आइडियोलॉजिकली पार्टी फाइट कर रही है? आप जोड़ देते हैं अपने तुच्छ राजनीतिक एक छोटे से एक डिबेट को जीतने के लिए।
ऐसे नहीं होता नहीं, है पर बड़ा सर। दिल दिखाइए ना दुष्यंत लोग नगर आप। जानते हैं, दुष्यंत नगर आप लोग मेरे जानते हैं। सवाल का जवाब अमीश भाई, दीजिए ना। देखिए 2015 में आपने कहा मोदी जी केंद्र में, राज्य में केजरीवाल, तो मोदी जी के साथ में अलायंस किसका है, किसका उनके साथ में पर्दे के पीछे गठबंधन है, वो सब जानते हैं। कांग्रेस पार्टी का कभी नहीं था और ना है, और मुझे लगता है कभी होगा भी नहीं। अच्छा, आप बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते? मेरा सवाल है, बार बार अवॉइड कर रहे हैं आप जी, बड़ा दिल क्यों नहीं दिखाते आप लोग? अब देखिए ना शिवसेना के साथ दिखाते हैं, ना आम आदमी पार्टी के साथ दिखाते हैं। दिल तो बड़ा तो है ही, जो गांधी जी को मानने वाले लोग हैं उसमें तो कहीं कोई शिकायत किसी को नहीं होनी चाहिए। बड़ा दिल तो है, गांधी जी का इतना जी। बड़ा दिल था उनके विचारधारा ओके। को मानने वालों का। किशोर तिवारी के कांग्रेस का बड़ा दिल है आपको अमीश भाई, लगता मैं है? बोलूंगा- एक सेकंड किशोर तिवारी का अभी तक एक बार भी नहीं बोले। किशोर तिवारी के कांग्रेस का बड़ा दिल है? ये देखो, अभी मुझे लगा कि गलती से बुला लिया आपने। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। देखो अमीश, मनोज तिवारी जी, आपको मुबारक हो यह जीत, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और कांग्रेस को मैनेज भी किया। लड़ते रहे और कांग्रेस ने 28 सीटें दिला भी दी। तो दुष्यंत नागर जी, आपकी तो जीत हो गई। आपने आप पार्टी को घर बिठाया, बहुत अच्छा किया। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही करने वाले हैं। देखिए इनके 99 सीट चुन क्या है दुष्यंत, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 77 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रीजनल पार्टी ने सीधा के लाए हैं। हमने तो डिसाइड किया भाई कांग्रेस का बोझा महाराष्ट्र में नहीं ढोएंगे। सावरकर को गाली, सनातन को गाली, क्या चल रहा है ये? अनावश्यक बातें चले जाते हैं। अब सावरकर को गाली देने की क्या जरूरत है? जी जी, ये सब चीजों से आहत हो गई जनता। सनातन धर्म को अब 50 करोड़ लोग वहां जा रहे हैं और आप आलोचना कर रहे हैं, तो ये सब लोगों आहत हो रहे थे। और चुनाव में कांग्रेसी नेताओं के झगड़े और कांग्रेस के वजह से हमारा नुकसान हुआ। जी 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 जी, किसने दे दी सर गाली? आदरणीय किशोर जी, वो कह रहे हैं कि आप सावरकर को गाली देते हैं, सनातन को कौन गाली दे रहा देते है? हैं। आप कौन लोगों दे ने रहा है? आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराया, आपने शिवसेना को महाराष्ट्र में उठाया। आपका बोझा आप नहीं उठाएंगे हम लोग। बहुत बहुत और धन्यवाद। कांग्रेस की 99 में से 77 सीटें अलायंस के साथ आ रही है। कांग्रेस का बोझा नहीं उठाएंगे, कांग्रेस को तिलांजलि। चलिए देखिए, ये तो तिवारी जी की पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं तिवारी जी से ये पूछना तिवारी जी की चाहता पार्टी हूं, ने तय कर लिया भाई। बहुत अच्छी बात है, कर लिया है। आपके नेता को मुख्यमंत्री किसने बनाया तिवारी जी, थोड़ा याद है या भूल गए? अरे आपने बनाया था, कैसा भूलेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, भूल गए। अरे नहीं भूला, मैं नहीं भूला। 6% वोट लेके तुमने अभी आपको गिराया। और संदीप दीक्षित जी ने जो बताया अपना रंग, और आप लोगों ने जो निगेटिव कैंपेन किया, उससे ही अरविंद जी हारे हैं। मैं अभी बता रहा हूँ दुष्यंत जी, आप है सर ना, आपकी रीजनल पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है, फिर भी पूरे देश में चुनाव लड़ती है। पंजाब में आप लोग चुनाव लड़ते हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं? अपनी पार्टी के विस्तार के लिए लड़ते हैं। ये सारी सैक्रिफाइस कांग्रेस से क्यों मांगी जा रही है? कांग्रेस की तो शिवसेना 3 बार महाराष्ट्र में सरकार उद्धव ठाकरे रही की शिवसेना लगातार मांग रही दिल्ली है, में। आम आदमी पार्टी मैं केजरीवाल की समझता मांग हूं रही कि है। आपका इस प्रकार से, किशोर जी कहना, आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं आपके सम्मान में कुछ नहीं बोलना चाहता जी, आप सम्मान के योग्य हैं, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, मैं आपकी वरिष्ठता का सम्मान करता हूं जी। नहीं, मेरी बात सुनो। राष्ट्रीय तौर पे जब लोकसभा का चुनाव था, हमने खुल के राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और खुल के प्रचार किया। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में अच्छे रिजल्ट आए, आपको तब बोलना चाहिए था जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही थी। आपने इंटरवीन किया, आपने बोला, आपके किसी नेता ने अरविंद केजरीवाल को रोका कि आपका क्या स्टेक है हरियाणा में, आप कांग्रेस को हराने के लिए क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? अरे संजय, आपने उत्तरांचल में बोला, आपने गोवा में बोला, इन्होंने आपने गोवा, कर्नाटक के चुनाव में आम आदमी पार्टी का क्या वोट बैंक था? वहां पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी, क्या आपने इनको रोका? अगर आपका गठबंधन धर्म में भरोसा होता तो आप अवश्य रोकते, आप न्याय की बात करते, आप जायज बात करते, लेकिन आपने नहीं की। आपको घुमा फिरा के बस एक जगह आके रुक जाना है, जहां पे आपकी सुई रुक जाती है। मैं समझता हूं ये अनुचित है और गठबंधन धर्म के विपरीत है। आपको गठबंधन धर्म निभाना चाहिए। ठीक है, एक मिनट किशोर तिवारी को 30 सेकंड सुन लीजिए। 30 सेकंड में 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 30 सेकं
देखिए, मैं बोल रहा हूं कि मेरी राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस राष्ट्रीय चुनाव में पूरा रिस्पेक्ट हमने दिया, लेकिन जब रीजनल चुनाव आए, राज्य की विधानसभा के चुनाव आए, कांग्रेस बोले हम बड़ा भाई है, हमारा सीएम होगा। लोग उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना चाहते थे, ये डेली स्टेटमेंट करते थे, कांग्रेस का सीएम होगा, कांग्रेस का सीएम होगा। और कौन से लोग उद्धव ठाकरे जी को सीएम बनाना चाह रहे थे जिन्होंने वोट नहीं करा उद्धव जी के लिए? नहीं, कोई इनके पास कैंडिडेट ही नहीं था भाई। क्यों? नाना पटोले थे इनके पास भी। नहीं, मैं अब मैं आता हूं। देखिए, एक अवार्ड मिला है जिसको लेकर बड़ा बवाल हो गया है। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है, उनको एक अवार्ड मिला है। आपकी पार्टी किशोर तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है शायद यह सम्मान गद्दारी का मिला होगा। अवार्ड का नाम यही था क्या? प्रमुख गद्दार कौन है? प्रोमिनेंट गद्दार हैं ये लोग। अभी तो गद्दारी की बात छोड़ दीजिए, पब्लिक ने बता दिया है कि कौन असली शिवसेना है। किशोर तिवारी, नहीं, ये बहुत गंभीर विषय था, क्योंकि हमारी पार्टी जब भी टूटी तो एकनाथ शिंदे ही वो प्रमुख नेता थे जिन्होंने गद्दारी कर 50 सांसद विधायक ले लिए थे। और एकनाथ शिंदे हमसे हम बहुत नागवार गुजरे, लेकिन कल जो कार्यक्रम हुआ तो उनको कोई भी सम्मानित करे उसका कोई लेना देना नहीं था। भाजपा ने आयोजित किया हुआ एक कार्यक्रम नहीं, शरद पवार थे भाई उस कार्यक्रम में। शरद राव पवार साहब थे। शरद राव पवार कहां बीजेपी के साथ हैं? आपके नेता तो उनसे भी नाराज हो रहे हैं कि शरद राव पवार क्यों सम्मान दे रहे हैं। अरे भाई, हमारे नाराजी का जो बात थी, अमित जी, शरद पवार जी ने वह सम्मान देने को नहीं जाना था जिसने उद्धव ठाकरे के बच्चे को पदच्युत कराया। ऐसे गद्दार नेता पे नहीं जाना था। डैनियल इज विद मी, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। डैनियल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारी तो ब्लेम कर रही है, देखिए कांग्रेस ने हमारा साथ नहीं दिया, जबकि संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि ये हम साथ भी होते तब भी बीजेपी जीत जाती। अब महाराष्ट्र में तो साथ थे, तब भी कोई नहीं जीत पाया, वहां पर हार गए एनडीए के सामने, और अभी भी गद्दार कह रहे हैं। ये तो बहुत बुरी बात है कि पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि शरद पवार जी ने कभी भी एकनाथ शिंदे जी को गद्दार नहीं कहा। जब ये उठाव हुआ तब से आज तक उन्होंने कभी उनको ऐसी आलोचना नहीं की जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी करती है। दूसरी बात है, जो कल ये प्रोग्राम हुआ था, ये अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन था महाराष्ट्र का 58वां, यानी 58 साल से होने वाला ये कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के एक सांस्कृतिक भावना है और अलग अलग विचारों के लोगों को वो हमेशा साथ में लाते हैं। उस कार्यक्रम में मैं खुद गया था और वहाँ मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि ये महादजी शिंदे जी को समर्पित कार्यक्रम है और जो बहुत बड़े मराठा राजा थे और उनके समर्पण में एक कार्यक्रम है। और शरद पवार जी से बड़ा आदमी महाराष्ट्र में हमारे पास नहीं है, वरिष्ठ आदमी नहीं है, और शिंदे जी जैसा समर्पित आदमी नहीं है, और उनके हाथों ये अवार्ड दिया जाए, ये महाराष्ट्र की प्रियंका चतुर्वेदी को क्यों लग रहा है कि ये अवार्ड गद्दारी के नाम था? प्रमुख गद्दार कौन है? अभी जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद भी जब ये पार्टी एकनाथ शिंदे जी को गद्दार 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 कह रही है, इनको यही पता नहीं चल रहा है कि जब इन्होंने गद्दार गद्दार कहा, उतनी सिंपैथी और उतना समर्थन एकनाथ जी शिंदे को मिला। और आज शिवसेना किसके हाथ में हो और किसके हाथ में है, इसका फैसला जनता ने किया है। जी, ओरिजिनल शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ में। ओके, किशोर तिवारी मेक योर पॉइंट। किशोर तिवारी मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं आप लोग कांग्रेस को कद्दू कह रहे थे, एक ऑन अ लाइटर नोट, आप कांग्रेस को कद्दू कह रहे थे। कांग्रेस कह रही है कि आपको तो ये नहीं पता लगा कि आपकी पार्टी खिसक गई फिर नीचे से आपके। नहीं, पार्टी बहुत साजिश के तहत तोड़ी गई और पार्टी तोड़ने के पीछे सब लोग शामिल थे, ये बात हुई। बड़ा अडानी जी का रोल था, सबका रोल था। और अमित शाह जी का। देखिए, मैं आप किशोर तिवारी जी को एक बात बताना चाहता हूँ। अरे जरा मुझे तो पूरा बोलने दो। आपको विधानसभा चुनाव ने, आपके महाराष्ट्र के लोगों ने आपको भी एक अवार्ड दिया है, बुझी हुई मशाल आपको एक अवार्ड है। अरे थोड़ा रुको ना, मुझे बोलने देना। देखो, राजनीतिक पार्टी तो मनोज की भी थी, जब 2 सांसद थे, अभी वो इतने अच्छे तरीके से आई है। तो राजनीति में वोट मिलते हैं, लोग पीपल गो ऑन चेंजिंग देयर ओपिनियन। अभी अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन
शरद पवार जी का वहां जाके सम्मानित करना हमें पसंद नहीं आया। अरे आप कौन होते हैं शरद पवार जी को बोलने वाले के वो उनको वहां नहीं जाना चाहिए? इतने बड़े नेता को आपकी पार्टी चलाएगी क्या? वो आपको चलाते थे इतने साल। अभी आप उनको समझाएंगे कहां जाना चाहिए कहां नहीं जाना चाहिए? थोड़ा मराठी साहित्य सम्मेलन था, उसमें आपको बुलाया नहीं गया, इसके लिए आप नहीं जाए। लेकिन शरद पवार जी को आप बताएंगे कि कौन से सामाजिक और कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम में उनको जाना चाहिए। अरे ये संजय राउत पहले संजय राउत पहले एकनाथ जी को गालियां देता था, फिर पहले सोनिया जी को देता था, फिर राहुल जी को देता था, फिर एकनाथ जी को देता था। अभी ये संजय राउत सीधे शरद पवार जी को गालियां देने लगा है। आपको तो माफी मांगनी चाहिए। किशोर तिवारी बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, बहुत बड़ी खबर आ रही है। किशोर तिवारी रिस्पॉन्ड टू दिस। किशोर तिवारी रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं बात करता हूं, हम अलायंस के अंदर है तो हमने हमारे पार्टनर को यह बात बता दी। इसमें इतना नागवार हमें गुजरा है तो हमने वो बात रखी है। लेकिन शरद पवार जी हमारे श्रद्धेय है और श्रद्धेय रहेंगे और उनके खिलाफ हमने बोला नहीं। हमने बोला कार्यक्रम को नहीं जाना है। अब ये संजय राउत ने ये बोला वो बोला, लेकिन ये राय संजय राउत की नहीं है। छत्रप के लिए मेरी पार्टी इस तरह से बात करना मैं समझता हूं कि अनुचित है। आपकी पार्टी को भी तो कद्दू बोला संजय राउत नहीं, उनको भी बोलना बिल्कुल अनुचित है और ऐसी भाषा कहां चलती है। और फिर ये करते हैं कि आके गठबंधन और बड़ा भाई और छोटा भाई। अरे किशोर जी, गठबंधन धर्म समझिए, पहले गठबंधन धर्म सीखिए। छोड़ दिया आप लोगों को ना। चलिए मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं ओके, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अमनतुल्ला खान आम आदमी की पार्टी के विधायक अभी भी फरार हैं। आप एमएलए अमनतुल्ला खान पर यह बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। आपके एक सांसद के साथ संपर्क में थे अमनतुल्ला, यह बहुत बड़ी खबर है। वो फरार है लगातार। कल शाम तक थे आम आदमी पार्टी के एक सांसद के साथ संपर्क में। यह बड़ी खबर है। मनोज तिवारी, एक विधायक फरार है। नोटिस दिल्ली पुलिस कह रही है उनकी कोई चिट्ठी हमें नहीं मिली। उन्होंने एक व्यक्ति जिसको पुलिस गिरफ्तार करना चाहती थी उनको छुपा रखा था, वो इस समय खुद फरार है। ये क्या हो रहा है? अमीश भाई ये वही हो रहा है जो आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जो चरित्र है अपराधियों को बचाने का, इससे आम आदमी पार्टी के लोग भी आज दुखी हैं। अमनतुल्ला खान एक निहायत ही अव्वल दर्जे का अपराधी है। ये दुर्भाग्य है कि वो एक क्षेत्र से विधायक है जी। और मेरा मानना है कि जितना झूठ सुबह से लेकर के परोस चुकी है आम आदमी पार्टी, वो सब कुछ लोगों के सामने आ रहा है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कोई ना कोई उसको छुपाए हुए है। लेकिन मैं पीछे जो चर्चा हो रही थी ना, देखिए मैं तो राजनीति में अभी 10-11 साल ही हुआ। हमारे सब आदरणीय किशोर जी और सभी लोग डैनियल भी हैं जी, राजेश जी, सब लोग, डैनियल जी भी हैं और नागर साहब भी हैं, सब बहुत अनुभवी हैं। देखिए राजनीतिक संस्कृति बदल गई है अमीश जी। गठबंधन धर्म है, राजनीतिक धर्म है, लेकिन जब हमारा सोच सिर्फ सत्ता को ध्यान में रख के होगा तो याद रखिए जनता आपसे अपना हाथ हटा लेगी। जनता आपका साथ नहीं देगी। समय आ गया है जब सच को स्वीकार करना पड़ेगा, सही को सही कहना पड़ेगा और अच्छे को अच्छा करना पड़ेगा, बुरे का बहिष्कार करना पड़ेगा। बिल्कुल आपका वेरी वैलिड पॉइंट मनोज तिवारी। लेकिन मैं राजेश गुप्ता के पास आता हूं जो कि सीनियर लीडर है आम आदमी पार्टी के, फॉर्मर एमएलए। राजेश गुप्ता, अमनतुल्ला खान फरार है और वो आम आदमी पार्टी के एक सांसद के कल शाम तक संपर्क में थे। क्या आपको लगता है ये आपकी पार्टी के लिए अच्छा मैसेज नहीं है? वो फरार क्यों है? कानून से क्यों भाग रहे हैं? उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को छुपाया जिसको पुलिस ढूंढ रही थी। वो फरार, एक मिनट, जितनी मुझे जानकारी है वो फरार नहीं है, अपनी विधानसभा में है। दूसरी बात, जिस आदमी को छुपाने की बात कर रहे हो उनका फोन क्यों बंद है? सर बता, अब सर मुझे तो बोल जी। अरे मेरे भाई मुझे बोलने तो दो। बोलिए। मैं फिर कह रहा हूँ बेरहम हो रहे हो यार, थोड़ा सा कहते ना बिल्कुल आप बेरहम हो रहे, दिल्ली की जनता बेरहम हो गई बात कर रहे हो। अरे दिल्ली की जनता ने हमें प्यार भी बहुत दिया है, कोई बात नहीं। जब जो इतना प्यार करे एक आध बार हल्का फुल्का डांट भी दिया करता है ना। हल्का नहीं डांटा ना, कभी डांट भी दिया, सही बार, हल्का नहीं डांटा, सत्ता सही बाहर कर दिया। कोई, अरे हम
नहीं देखिए, सत्ता से बाहर दे दिया, विपक्ष में बिठा दिया, हमें रोल तो दिया है ना, कोई रोल तो है ना हमारे पास में। अब हम देखेंगे जब हमारे मनोज भैया ने जो वादे करे वो पूरा करवाने के लिए मनोज भैया के पीछे भागेंगे कि भैया वो वादे पूरे कर दो। चलिए, तो ये काम है कल तक अमानतुल्लाह को लाने का वादा कर रहे हैं आज हमारे शो में। ये अमानतुल्लाह को लाने का वादा कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम में आप कि वो भी हाजिर हो जाएंगे। वो वादा तो निभा दीजिए। वो तो विधायक है, भैया वो अपनी विधान, सुनो, अपनी विधान कहीं, वही मैं कह रहा हूं आपसे, विधायक कहां फरार होगा भाई, वो अपनी विधानसभा के अंदर है। अब क्योंकि उन्होंने कागज दिखा दिए जिस आदमी को पकड़ रहे थे, तो झूठे मुकदमे लगाए जाओ। देखो आप सब समझते हो झूठे मुकदमे नहीं, राजेश जी, ऑन अ सीरियस नोट, वो झूठे मुकदमे, एक ऐसा व्यक्ति जिसको दिल्ली पुलिस अरेस्ट करना चाहती थी, उस व्यक्ति को छुपा के रखा हुआ था। झूठा मुकदमा नहीं है ये, बहुत सीरियस चार्ज है। अब आप कह रहे हो कि सूत्रों, सुनो, आप इस पर लिख रहे हो कि सूत्रों के अनुसार वो किसी सांसद के उसमें थे। अब बताओ सूत्र क्या बताएंगे, सूत्र क्या पता, अगर कोई, मैं किसी एमपी से बात कर रहा हूं, वो तीसरे बंदे को कैसे मालूम पड़ा? फोन ऑफ है। अगर पुलिस ओके, मनोज तिवारी सूत्र बता रही है, अमानतुल्लाह सूत्र बता रही है सांसद के। आज ओके, मनोज तिवारी, सांसद का नाम मनोज तिवारी मत लिख देना भाई। आज अमीश भाई, आज राजेश जी के पास बहुत अच्छा मौका था अपने को एक बड़ा नेता घोषित करने का। अरे जो व्यक्ति विधायक हो करके छुपा हुआ हो, राजेश जी उसके इस व्यवहार का निंदा करिए, उसको आप कहिए कि इस तरह का चरित्र आम आदमी पार्टी में अगर है तो फिर निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज तो ये कहना था, कभी कभी हमें असत्य का विरोध करना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। सच्चाई है कि वो छुपे हुए हैं, विधायक होके छुपे हैं और झूठ बोल रहे हैं, चिट्ठी लिखा, ये किया, ये सबका संज्ञान आज राजेश जी ले सकते थे। ओके, मगर पता नहीं आज राजेश भाई को क्या हो गया है। ओके, दुष्यंत नागर, वो चिट्ठी दिल्ली पुलिस के पास आम आदमी पार्टी के कार्यालय में तो पता नहीं, लेकिन एक विधायक का लापता होना, देखिए गंभीर। अरे भाई, ये मैं तो दिखा रहा हूँ आपको, विधायक हैं, विधायिका के सदस्य हैं, जहां से कानून बनाने का आपको अधिकार दिया है जनता ने, और आप ही गायब हो रहे हैं। तो एक आदर्श आचरण प्रस्तुत करना चाहिए और तत्काल दिल्ली पुलिस या जो भी संबंधित एजेंसी है उसके समक्ष उपस्थित होकर कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, मैं रुक करता हूं आपका। राजेश गुप्ता, एक अपॉर्चुनिटी है आम आदमी पार्टी को के पास की डिस्क्लोज करे, वो कहां पर है, सामने लेकर आए आम आदमी पार्टी। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन कानून का सम्मान तो होना चाहिए। अभी तो सीएजी की रिपोर्ट भी आएगी। अमीश भाई, सुनो, अरे सीएजी की रिपोर्ट जब टेबल होगी तो जवाब देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? सीएजी की रिपोर्ट को आने दो, टेबल करने दो, जवाब देंगे विधानसभा के अंदर भी हमारे लोग जवाब दे देंगे, बाहर में दूंगा। आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं करी थी टेबल? मौका तो उनके पास भी था। देखिए, ये मैं आपको क्या कह रहा हूं, अब आप आने दो, अब आपने कहा आने दो, उसके जवाब हम दे देंगे, पहली बात। दूसरी बात सुनो, आप एक बार तो कह रहे हो कि दिल्ली की जनता ने हमें हटा दिया, हमने मान लिया। अब दिल्ली की जनता ने अमानतुल्लाह खान को जिताया है, तो उसका सम्मान करो कि वो एक अच्छा आदमी होगा तब जिताया है। क्या कह रहे हो? हम हार गए क्योंकि लोग हमसे नाराज थे, हमने आइडियोलॉजी छोड़ दी, वो जीत गए, अगर वो तब भी बुरे अपराधी को छुपाया है, कहना क्या चाहते और दिल्ली पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और वो फरार है, दिल्ली पुलिस उनका सम्मान करे। वो दिल्ली पुलिस को उन्होंने क्या क्या बोला है, मुझे आपको बताने की आवश्यकता है कि तुम यहां से बच के नहीं जा पाओगे। ये कहा है अमानतुल्लाह खान ने कि दिल्ली पुलिस को कहा तुम देखते हो मैं कैसे निकलता हूं, तुम यहां से धमकाया है दिल्ली पुलिस को। जी राजेश गुप्ता जी, आप भी एक विधायक रहे हैं, क्या धमकाएंगे? मनोज तिवारी एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या धमकाएंगे? अगर मैं कहता हूं कि दिल्ली पुलिस को छोड़े किसी भी पुलिस को धमकाएंगे क्या? अगर पुलिस गलत भी कर रही होगी तो अपना आग्रह करेंगे। पूछ लीजिए। नहीं, वो दिल्ली पुलिस को कह रहे हैं कि तुम्हें बताऊं तुम्हारे को, तुम यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। दिल्ली पुलिस के अफसरों को कह रहे हैं तुम यहां से बाहर नहीं जा पाओगे। सामान्य बात लग रही है क्या आपको? अच्छा, आप मुझे बोलने दो, धमका तुम रहे हो, मुझे बोलने में नहीं दे रही। धमका रहा हूं आपको, सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं मेरा सवाल पूछ रहा हूं मैं। सुनिए, मेरा क्या, मेरी बात सुनो, मेरे भाई मेरी बात सुनो। कभी कभी जब देखो जनता के बीच में कोई चीज होती है तो वो थोड़ी हीटेड एक्सचेंज में हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस के साथ में कोई बदतमीजी करी जा रही है। हम पुलिस का सबका सम्मान करते हैं। हमारी पार्टी में कोई नहीं करना चाहता। एक पार्टी का स्पोक्सपर्सन ये रीजनिंग दे रहा है कि हीटेड आर्गुमेंट हो सकता है। मुझे आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन के बारे में बहुत बुरा लग रहा है कि उनको अमानतुल्लाह खान के जैसे व्यक्ति को आज डिफेंड करना पड़ रहा है। वो पूरी तरह डिफेंड भी नहीं कर पा रहे, पूरे दिल से डिफेंड नहीं कर रहे। उनको भी पता है कि सत्य क्या है, सच्चाई क्या है। ये आप पार्टी नहीं, अभी Do you think it is embarrassment for आम आदमी पार्टी? 100%। It is embarrassment for आम आदमी पार्टी बिकॉज आम आदमी पार्टी हैज बिकम नाउ आपसे पाप पार्टी बन चुकी है। Okay. और पाप का घड़ा भर चुका है, पुलिस उसको पकड़ लेगी। और अब वक्त है सत्य और तथ्य का।
बुरे कर्म का बुरा नतीजा होता है और बुरे नतीजे की किस्त शुरू हो चुकी है व्यूअर्स। मैं इंडिया गॉट लेटेंट शो की अश्लील ब्रिगेड की आज बात कर रहा हूं। ईश्वर तुल्य माता पिता के खिलाफ बेहद अभद्र और अश्लील टिप्पणी करने वालों पर अब चौतरफा मार पड़नी शुरू हो चुकी है। जिस एपिसोड में अश्लील विचारों वाले रणवीर अलाबादिया ने इतनी गंदी और घिनौनी बात कही, उसी एपिसोड में अपूर्वा मखीजा नाम की एक कथित कंटेंट क्रिएटर भी मौजूद थी। उसने भी उस मां के लिए बेहद घिनौनी और गंदे शब्द कहे जिसकी कोख से उसने जन्म लिया, और उसी मां के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इतनी गंदी बात कही। उस दिन शेखी भगारने वाली अपूर्वा आज मुंह छिपाए घूम रही है। मुंबई के खार पुलिस थाने में इस बेहुदा यूट्यूबर के बयान दर्ज हो चुका है। महाराष्ट्र से लेकर असम तक रणवीर अलाबादिया समेत 30 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। समय राणा पे भी हो चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनसीडब्ल्यू ने भी रणवीर एंड टीम को पूछताछ के लिए तलब किया है। इन तमाम कानूनी कार्रवाइयों का जो नतीजा होगा सो होगा, वो तो सबके सामने आएगा ही। लेकिन सवाल यह है कि इन गंदी बातों को अपने मन से निकालना कैसे जाए। इन्होंने जो कहा, क्या उनके परिवार पर वो गंदी बातें लागू नहीं होती? जो लोग नेम एंड फेम के लिए अपने परिवार को नहीं बख्शते, उन्हें आपके परिवार से क्या लेना देना सोचिए। जो अपने माँ बाप को नहीं बख्श रहे, उनके बेडरूम में घुस घुस के देख रहे हैं। इसलिए मेरा सवाल है कि आपसे है, इन्हें करोड़ों की कमाई कराने वाले व्यूअर्स यानी आप क्या कर रहे हैं? इन जैसे घटिया लोगों का भविष्य आपके एक्शन पर ही निर्भर करता है, क्योंकि अगर कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट का बॉयकॉट कर दे तो फिर कोई ऐसा दुस्साहस करने की जुर्रत भी नहीं करेगा। थोड़ी संतुष्टि की बात यह है कि दर्शकों में भी अब धीरे धीरे ही सही जागरूकता आ रही है, और इसका सबूत यह है कि 9 फरवरी तक रणवीर के इंस्टाग्राम हैंडल पर 45 लाख से ज्यादा फॉलोअर थे, जो 11 फरवरी को फॉलोअर्स की संख्या 50,000 कम हो गई है। जबकि YouTube पे रणवीर अलाबादिया के चैनल्स पे करीब 40,000 सब्सक्राइबर्स कम हो चुके हैं। फेसबुक पर भी कुछ कमी आई है और लोगों ने उन्हें अनफॉलो किया है। यह डेवलपमेंट काफी छोटा है, लेकिन इसे एक पॉजिटिव शुरुआत कही जा सकती है। ऐसे लोगों का इलाज करने के लिए कम से कम कुछ हजार ही सही, लेकिन लोगों ने इनिशिएटिव तो लिया है। इसी तरह के रिस्पॉन्स से अब बॉलीवुड से भी आ रहा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने मजबूत स्टैंड लेते हुए कहा है कि वो इस तरह के एक्ट को कभी सपोर्ट नहीं करते। गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी के जाने माने सुपरस्टार रवि किशन ने कहा है कि अचानक पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस मुद्दे पर मशहूर पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी ने बेहद संवेदनशील और सटीक बात कही है। सुनिए। मैं तो उसका धन्यवाद करना चाहता हूं कि उसने कम से कम आपकी ज़मीर को जगाया है। आप लोगों की गैरत की जो ऊंचाई है वो इतनी बढ़ चुकी है कि आपको बहुत देर बाद कोई बात जो है पिंच की है। जसबीर जस्सी ने एकदम मुद्दे पर चोट की है। असल सवाल यही है कि बीमार मानसिकता वाले लोगों को हमने सोशल मीडिया का हीरो क्यों बनाया है, और इन लोगों को बॉयकॉट करने का टाइम आ गया है। इन लोगों को वाकई छोड़ने का टाइम आ गया है। कृपया करके अपने आपके बच्चे क्या देख रहे हैं यूट्यूब पर, उस पर ध्यान दीजिए। ये लोग ड्रग्स की तरह हैं जो आपके घर को खराब कर रहे हैं। ये अपने परिवार के नहीं हुए, आपके क्या होंगे? कृपया करके अपने बच्चों को इनसे सावधान करिए।